नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24 और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। नोएडा के ट्विन टावर्स की बात करेंगे। सेक्टर 93A के ट्विन टावर को प्रशासन ने गिरा दिया, लेकिन कंपनी अभी भी हिम्मत नहीं हार रही है। सुपरटेक ने ट्विन टावर्स गिराने की जगह पर फिर से नया टावर बनाने का ऐलान कर दिया है। इससे लोग भी सख्ते में पड़ गए हैं। ट्विन टावर गिराए जाने से कंपनी ने करीब 500 करोड़ रुपए के नुकसान का दावा किया था, मगर अब सुपरटेक फिर से नया टावर बनाने जा रहा है। अब लोग ये जानना चाहते हैं कि ये टावर भी क्या पहले जैसे ही होंगे। अगर हाँ, तो फिर पुराने वालों को गिराने की आखिर जरूरत क्या थी। जानी मानी रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक लिमिटेड नोएडा के ट्विन टावर्स वाली जगह पर अब नई आवासीय परियोजना शुरू करना चाहती है। सुपरटेक के चेयरमैन आर.के. अरोड़ा ने कहा कि अगर नोएडा विकास प्राधिकरण इस नई परियोजना को मंजूरी नहीं देता है तो कंपनी भूमि पर आई लागत और अन्य खर्चों की वापसी की मांग करेगी। तो सुपरटेक ने दावा किया है कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद ट्विन टावर्स गिराए जाने से करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान उन्हें झेलना पड़ा। एमराल्ड कोर्ट सोसाइटी के अंदर इन दोनों टावर्स का निर्माण निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन करते हुए किया गया था। हाईकोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त को 100 मीटर ऊंचे टावर को विस्फोटक की मदद से गिरा दिया गया। ट्विन टावर्स को गिराया गया और उस मलबे को हटाने का काम जारी है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स की मदद से मलबे को हटाने में कितना समय लगेगा इसको समझाने की कोशिश करते हैं। ये आपको बताते हैं कि ट्विन टावर्स को गिराने के बाद अब कंपनी 55,000 टन का ये जो मलबा है इसे कैसे निकालेगी ये देखना रहेगा और लगभग 3,000 ट्रक मलबा यहां से निकलेगा। इसे कहां डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। मलबा ढोने के लिए ट्रक 1200 से 1300 चक्कर लगाएंगे। ये भी आंकड़े बताते हैं, जो जानकारी है, जो अनुमान है। इस मलबे को साफ करने में 90 दिन का वक्त लगेगा। ये भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। तो कितना मलबा निकलेगा, उसे कहां डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, कितने ट्रक्स लगेंगे, कितने चक्करों में ये पूरा मलबा यहां से हटाया जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ बिल्कुल जो ये एरिया है रेजिडेंशियल एरिया है और भी लोग यहाँ पर रहते हैं, तो जाहिर है कि ये मलबा जितनी देर यहाँ पर रहेगा उतनी देर परेशानियां लोगों की बनी रहेंगी। तो कोशिश प्रशासन की यही है कि जल्द से जल्द इस मलबे को यहाँ से हटाया जाए, लेकिन उस जल्द से जल्द में भी बहुत समय लगेगा। इस मलबे को यहाँ से हटाने में काफ़ी चक्कर लगेंगे। ट्रक्स को बैक टू बैक इस मलबे को यहाँ से ले जाना होगा और उन कई चक्करों के बाद जाकर इस जगह की साफ सफाई हो पाएगी। तो ट्विन टावर्स को गिराने के बाद अब कंपनी एक बार फिर से आवासीय परियोजना शुरू करने पर विचार कर रही है और ट्विन टावर के मलबे को हटाने का काम भी जारी है। खबर है कि ट्विन टावर वाली जगह पर एक आवासीय परियोजना विकसित करने के लिए नोएडा विकास प्राधिकरण के सामने एक प्रस्ताव कंपनी रखेगी। इसके साथ ही जरूरत पड़ने पर कंपनी एमराल्ड कोर्ट परिसर के रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन यानी कि RWA की भी सहमति लेगी। उन्होंने कहा है कि नोएडा के सेक्टर 93A में प्राधिकरण ने एक समूह आवासीय परियोजना के लिए सुपरटेक को 14 एकड़ भूमि आवंटित की थी। इस जमीन में से 2 एकड़ जमीन पर ट्विन टावर बनाए गए थे। अरोड़ा ने कहा है कि अब ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया गया है और अब हम कंपनी के स्वामित्व वाली 2 एकड़ जमीन पर एक समूह आवासीय परियोजना के विकास का प्रस्ताव लेकर आएंगे। तो ये तस्वीरें हैं जो पिछले इतवार को ही आपने देखी और पूरा देश, पूरी दुनिया इन तस्वीरों की चर्चा कर रही थी। 28 अगस्त 2022 का वो दिन था जब इन ट्विन टावर्स को गिराया गया और सुबह से ही चर्चा इस चीज़ की कि आखिर सुरक्षा के क्या इंतज़ाम हैं, कैसे इनको गिराया जाएगा और पूरा वो मंजर देश और दुनिया ने देखा कि किस तरह से एक सफल ऑपरेशन के तहत इन टावर्स को गिराया गया। बहुत मिनिमल आसपास नुकसान हुआ और अब जो भरपाई है वो लगातार वहाँ पर की जा रही है, फिर चाहे वो साफ सफाई का काम हो। हालांकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो उसी दिन बताया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, बहुत ज़्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स नहीं गिरा है।
तो बहुत ही एहतियातन इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और सफल ऑपरेशन का ये मंजर देश और दुनिया ने देखा। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि आखिर ट्विन टावर वाली इस जगह का इस्तेमाल कंपनी कैसे करेगी। क्या सच में दोबारा से कंपनी मलबा हटाने के बाद नए टावर यहां खड़े करेगी? क्या इसकी मंजूरी प्राधिकरण देगा या फिर हर्जाना भरेगा? क्योंकि सुपरटेक ने कहा है कि कंपनी जमीन के इस्तेमाल के लिए योजना बनाएगी जिस पर प्राधिकरण को फैसला करना है। अगर जरूरत पड़ेगी तो एमराल्ड कोर्ट के RWA की सहमति ली जाएगी और इसके बावजूद अगर अनुमति नहीं मिलती है तो कंपनी अपनी जमीन के लिए हर्जाने की मांग रखेगी। खबर तो यह भी है कि मौजूदा दर पर जमीन की कीमत 80 करोड़ के करीब है और इसके साथ FAR के तहत भी कंपनी ने 25 करोड़ का भुगतान किया है। दोनों के हिसाब से कंपनी प्राधिकरण से हर्जाना मांग सकती है। तो सवाल अब यह है कि आखिर कंपनी करेगी क्या? बहरहाल तस्वीरें आप लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और इन्हीं तस्वीरों के बाद अब वहां से जो पूरा ध्वस्त इस बिल्डिंग के होने के बाद मलबा फैला हुआ है उसे हटाने की कवायद लगातार जारी है। इस मलबे को यहाँ से हटाया जाएगा ताकि तस्वीर सामान्य हो और जीवन वहाँ पर सामान्य हो सके। लेकिन इसी बीच अभी ये कोशिशें हो रही थी कि जीवन को सामान्य किया जा सके और इसी बीच दोबारा से वहाँ पर टावर्स खड़े किए जाने की चर्चा ने एक बार फिर से लोगों को असमंजस में डाल दिया है। क्या इसकी परमिशन मिल पाएगी? अगर दोबारा से टावर बनने हैं तो पुराने टावर्स को क्यों गिराया गया? इस तरह के तमाम सवाल एक आम जनमानस के जहन में आते हैं। तो सुपरटेक भले ही ट्विन टावर्स वाली जमीन पर फिर से मकान बनाना चाहता हो, लेकिन RWA और आसपास के लोग इस जमीन पर भगवान का मंदिर बनाना चाहते हैं। इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच में एक विवाद छिड़ा हुआ है। अब इसमें नोएडा प्राधिकरण की भूमिका भी मुख्य होगी। स्थानीय लोग रामलला या भगवान शिव का भव्य मंदिर यहां पर बनाना चाहते हैं, लेकिन कंपनी यहां पर दोबारा से टावर्स खड़े करना चाहती है। अब मंदिर बनने का क्या होगा ये देखना होगा। तो नोएडा में ट्विन टावर्स तो गिरा दिए गए, सवाल लेकिन अभी भी बने हुए हैं कि इसके फ्लैट खरीदारों का क्या होगा। इस बारे में सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोड़ा ने खुद जानकारी दी। उनके मुताबिक ट्विन टावर्स के 95% फ्लैट खरीदारों को पैसा वापस कर दिया गया है और बाकी के 5% लोग जो उनके पास जा रहे हैं उन्हें या तो प्रॉपर्टी दी जा रही है या फिर ब्याज के साथ पैसा वापस किया जा रहा है। कंपनी सुप्रीम कोर्ट के नियमों को पूरी तरह से यहां पर पालन कर रही है। तो सुपरटेक के चेयरमैन RK अरोड़ा ने इन तमाम मुद्दों को लेकर भारत 24 से बातचीत भी की। उन्होंने क्या कुछ कहा ये भी आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुपरटेक के CMD RK अरोड़ा जी हैं। इनसे सवालों के जवाब समझते हैं और समझते हैं कि आखिरकार ये नौबत क्यों आई। 9 फ्लोर की बिल्डिंग बननी थी। पहला उनका आरोप था कि ये ग्रीन एरिया था, इस पे क्लैरिटी मुझे चाहिए आपसे। दूसरा था कि 9 फ्लोर की बिल्डिंग बननी थी, जो भी आप 2 टावर की बात कर रहे हैं। ये अचानक से FAR आपने जो परचेज किया 32 और 29 का मामला हो गया, तो इस पे क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ग्रीन के पॉइंट पे पहले बात करता हूँ कि जो 15 टावर हमने पहले प्लान किए थे उसके लिए सापेक्ष, जैसे मैंने अभी बताया कि उसका ग्रीन जो है हमने ऑलरेडी डेवलप करके उन लोगों को दे दिया था। और जो 2 टावर जो मैंने आपको बोला कि पहले से प्लान थे, 2 टावर ऑलरेडी प्लान करके हमने हमारे लेआउट में दिखाए हुए हैं, मेंशन किए हुए हैं। वहाँ कोई ग्रीन प्लान नहीं था, वहाँ एक वैकेंट एरिया था खाली, कि वैकेंट एरिया फॉर फ्यूचर प्लानिंग। उन 15 टावरों के लिए वो एरिया फ्यूचर प्लानिंग के लिए रखा गया था, कोई किसी तरह का ग्रीन एरिया वहाँ पर नहीं था। सर, लेकिन एजिटेट तो वो 2008 से ही कर रहे थे ना। RW तो आपके पास आ रही थी, आपसे नक्शे मांग रही थी कि आपने क्या यहाँ पर कुछ रिन्यू किया है, आप क्या बिल्डिंग ज़्यादा बना रहे हैं, वो बातचीत तो चल ही रही थी। लेकिन उस दौरान क्यों नहीं चीज़ों को सॉर्ट किया गया? देखिए, इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उस दौरान उन लोगों ने जो हमसे इन्फॉर्मेशन मांगी, उस इन्फॉर्मेशन को हमने उनको हैंड ओवर किया, उस इन्फॉर्मेशन को हमने उनसे शेयर किया,
तो कोई चीज़ हमारी छिपाई नहीं गई है। हमने वो भी दिखाए गए कि जी जो इन्होंने ग्रीन की पॉइंट आउट किया है कि हमारे ओरिजिनल प्लान के अंदर उसके अंदर कोई ग्रीन नहीं था इस ट्विन टावर की जगह पर, वो भी हमने शेयर किया। लेकिन समहाउ वो उस चीज़ को लेते हुए कि जी अपार्टमेंट एक्ट अथॉरिटी ने लागू नहीं किया, तो बात उन्होंने अथॉरिटी के ऊपर डाल दिया। तो क्या नोएडा अथॉरिटी जिम्मेदार है? देखिए, मैं ये कहूँगा इसमें कि नोएडा अथॉरिटी या नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर रूल के मुताबिक ही काम करते हैं। ये इसमें आप ये मानिए 2005 से हमारा अप्रूवल शुरू हुआ, 2005 में हुआ, 2007 में हुआ, 2009 में हुआ, 2011 में हुआ, 12 में भी हुआ। तो नोएडा अथॉरिटी ने जो रूल है, बिल्डिंग बायलॉज हैं, उनके तहत ही नक्शे पास किए हैं। और वो केवल हमारे नहीं किए, वो पूरी इंडस्ट्री में हर डेवलपर के उन्होंने नक्शे इसी ग्राउंड के ऊपर पास किए। तो ये कहना कि जी नोएडा अथॉरिटी इसमें दोषी है, ये मैं नहीं कहूँगा। अब थोड़ा सा मैं आपसे ना इलीगैलिटीज पे बात करूंगी। ऐसा नहीं है कि नोएडा में जो इमारतें या एनसीआर में जो इमारतें बनती हैं उनमें इलीगैलिटीज नहीं होती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपाउंडिंग की जाती है या फिर जो है नक्शे पास कराने के बाद डेवलपर कहीं का कुछ बना देता है। अब क्या सबक मिलेगा? क्या आपको लगता है जो यहाँ पर अभी भी इलीगैलिटीज हो रही हैं उस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, जहाँ तक इलीगलिटी की बात है, कोई भी डेवलपर इलीगल बिल्डिंग नहीं बनाता है। सर आप भी जानते हैं। हाँ, कोई डेवलपर इलीगल बिल्डिंग नहीं बनाता। बिल्डिंग बनाने के लिए कुछ पैरामीटर फिक्स हैं सरकार के, कुछ रूल फिक्स हैं, बिल्डिंग बायलॉज होता है। उस बायलॉज में लिखा है कितना एरिया का फ्लैट बन सकता है, उस बायलॉज में लिखा है उस बिल्डिंग के ऊपर कितना एफआर होगा, मतलब जो एरिया बनाने का होता है उसको हम एफआर कहते हैं, और उसके ऊपर क्या डेंसिटी होगी, हम कितने घर बना सकते हैं। तो जहाँ तक आपका जो क्वेश्चन है इलीगलिटी का, कोई भी डेवलपर इलीगल बिल्डिंग नहीं बनाता है, कोई ऑफिसर्स उसको अप्रूवल नहीं देता। अप्रूवल होती है एज पर द रेगुलेशंस, एज पर द गवर्नमेंट ऑर्डर, एज पर द गवर्नमेंट नोटिफिकेशन। तो ये कहना बिल्कुल गलत है। ये पब्लिक का परसेप्शन हो सकता है कि ये इलीगल बिल्डिंग है। अभी जो हमारे बारे में भी आप कह रहे हैं, या जो है बहुत सारी बिल्डिंग्स यहाँ बन रही हैं, वो परसेप्शन हो सकता है। लेकिन मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कोई भी डेवलपर इलीगल बिल्डिंग नहीं बनाता है। अगर ये इलीगल बिल्डिंग बनाने लगें तो लोगों का ट्रस्ट ना खत्म हो जाएगा। आज जो है, आज जब हम प्रोजेक्ट को अप्रूवल कराते हैं ना, तो बैंक हमारे साथ आ जाता है, बैंक उसको फंडिंग करता है। जब हम प्रोजेक्ट को अप्रूवल करा लेते हैं तो होम बायर हमारे साथ आ जाता है, होम बायर अपना पैसा लगाता है। क्यों लगाता है? क्योंकि उसको लीगल बिल्डिंग में पैसा लगा रहा है। इसके टूटने के बाद एक ट्रस्ट फैक्टर ना अब कम हो गया है, बहुत कम हो गया। क्योंकि आज जो बिल्डिंग अप्रूव थी, उस बिल्डिंग के ऊपर ना, अप्रूव्ड बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लग गया। हमारी बिल्डिंग नहीं, अप्रूव्ड बिल्डिंग के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा। ये क्वेश्चन मार्क चाहे ए की बिल्डिंग है, बी की बिल्डिंग है, सी की बिल्डिंग है, नोएडा की बिल्डिंग है, गाजियाबाद की बिल्डिंग है, दिल्ली की है, गुड़गांव की, या ऑल ओवर इंडिया कहीं भी बिल्डिंग है, वो अप्रूव्ड बिल्डिंग है। अप्रूव्ड बिल्डिंग के ऊपर आज क्वेश्चन मार्क लगा है। तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर ये बिल्डिंग इलीगली आप कहते हैं तो नोएडा की या पूरे हिंदुस्तान की बिल्डिंग सब इलीगल होंगी, ये मेरा ऐसा मानना है। सर आखिरी सवाल है, जो डेमोलिशन हुआ है वहां पर उस जमीन पर क्या बनेगा? मलबा हटने के बाद क्या पार्क होगा, ग्रीन एरिया होगा, या वो फिर से लैंड सुपरटेक के पास आएगी? देखिए, डिस्प्यूट केवल कंस्ट्रक्शन का था। कंस्ट्रक्शन बोले गलत हो गया, कंस्ट्रक्शन गिरा दिया। जहाँ तक लैंड का सवाल है, मैंने आपको बताया भी था कि लैंड जो है, हमने टोटल लैंड का पैसा अथॉरिटी को पे कर दिया है। तो लैंड की ओनरशिप आज हमारे पास ही है। उसके ऊपर क्या बन सकता है, हम लोग अथॉरिटी से बात करेंगे और आरडब्ल्यू से बात करेंगे। उनकी कंसेंट जहाँ बनेगी उसके हिसाब से हम उसको डेवलप करेंगे। लेकिन अभी कुछ विचार है, कुछ प्लान है कि वहां पर क्या पार्क बनाने की योजना है, या फिर से टावर का कुछ निर्माण हो सकता है? नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है कि हम लोग जैसे भी कंसेंट होगी होम बायर की, वहाँ के रेजिडेंट की, वहाँ की आरडब्ल्यू की, उनसे मिलकर उसके हिसाब से डेवलप करेंगे। जहाँ तक ओनरशिप का सवाल है, ओनरशिप आज की डेट में सुपरटेक की है, क्योंकि सुपरटेक ने फुल्ली पे करके अथॉरिटीज को अपने नाम में सेल डीड करा रखी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ मौजूद थे सुपरटेक कंपनी से CMD आर के अरोड़ा जी।
तो जिन ट्विन टावर्स को गिराया गया 28 अगस्त को, आखिर उनको गिराने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से हाई कोर्ट को ये फैसला लेना पड़ा और ट्विन टावर के खिलाफ इतना बड़ा फैसला सामने आया, ये भी आपको बताते हैं। ट्विन टावर्स को गिराने के लिए 2014 में ही फैसला अदालत की तरफ से सुना दिया गया था। अथॉरिटी के सीईओ ने 2 एसीओस को अगुवाई की जांच की टीम बनाई थी और इस पूरे मामले की जांच की गई। 26 घंटे में कमेटी ने प्रशासन को इस पूरे मामले की रिपोर्ट भी सौंप दी थी। 12 से 15 अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई थी इस पूरे मामले में। तो ट्विन टावर केस में सितंबर 2021 में हाई लेवल एसआईटी का भी गठन किया गया था। एक के बाद एक जांच में बढ़ोतरी होती गई और अपनी रिपोर्ट भी एसआईटी ने भी प्रशासन को सौंप दी थी। शासन को ये रिपोर्ट सौंप दी गई थी। 4 अक्टूबर को एसआईटी की रिपोर्ट पर 24 अधिकारियों और कर्मचारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। इस रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई। 17 अगस्त को 3 मुख्य अग्निशमन अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। 3 अफसरों ने अवैध टावर्स को एनओसी दी थी। इस पूरे मामले में उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। अथॉरिटी ने बायर्स को भी नक्शा देखने को नहीं दिया था, ये भी जानकारी सामने आई।